रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 10 तारीख जुमेरात की अलल सुबह है। सुबह सुबह का वक्त है पाकिस्तान के अंदर, और मैं आपके सामने यही कहूँगा कि शायद ये इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी आपके सामने हम रख रहे हैं, उसके ऊपर तजिया दे रहे हैं। स्टोरी तो ये इंटरसेप्ट की है। हम आपके सामने सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा एक ऐसा खड़ाक हुआ है, पंजाबी में आप इसे कहें, जिसने बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के नकाब नहीं बल्कि उनकी धोती ही खोल के रख दी है पब्लिक के अंदर। इस स्टोरी के अंदर, इस स्टोरी से आपको यह भी वाज़ेह होता है कि अल्लाह अल हक है और सच हमेशा गालिब आता है और झूठ की हलाकत होती है। इससे आपको यह भी पता चलता है कि जिसका रब पर यकीन हो उसको यह पता है कि पत्थर के अंदर तक एक कीड़ी को ग़िज़ा भी अल्लाह की ज़ात देती है। समुंदर की तह में हज़ारों मीटर्स के नीचे भी मछलियों को खुराक और ऑक्सीजन अल्लाह की ज़ात पहुंचाती है। और जब वो पहुंचाने पे आ जाए तो इमरान खान जो इस टाइम डेथ सेल के अंदर इस सजाए मौत के कैदियों के एक डार्क, एक बहुत ही गुमनाम सेल के अंदर कायम इस टाइम कैद है, जहां पर पूरे पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर नाम लेता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसके वकीलों को उठा लिया जाता है, मीडिया पर उसके नाम लेने पर पाबंदी है। उसका कोई दोस्त, रिश्तेदार, साथी इस वक्त महफूज नहीं है। ऐसा लगता है ऊपर रब है और नीचे इमरान खान है। कोई मदद इस वक्त नहीं पहुंच रही थी, तो अल्लाह की ज़ात ने उस शख्स को जिसका ईमान अल्लाह के ऊपर है, मैं जानता हूं, मैंने उसके साथ करीबी तौर पर काम किया हुआ है, उसको अल्लाह ने शायद ये मदद भेजी है। इंटरसेप्ट की ये जो स्टोरी है जिसने नकाब उतार के रख दिए हैं, मैं दोबारा आपको कहूँगा माजत के साथ ये लफ्ज़ के शायद बहुत सारों की तो धोती खोल के रख दी है। और ये स्टोरी जो है इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होंगे आने वाले दिनों में। और इस स्टोरी ने ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत का तमाम झूठ खोल के सामने रख दिया है, बल्कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बारहा इसके ऊपर गलत बयानी की, गलत इंफॉर्मेशन यहां पर इंटरप्रेट की या देने की कोशिश की। इस स्टोरी से तो अब यही लग रहा है। तो इस स्टोरी ने जहां पर पाकिस्तान के अंदर के झूठ को बड़ा वाजे करके रख दिया है, उसी तरीके से इस स्टोरी ने अमेरिका की जो यहां पर एक दोगली स्टेटमेंट्स थी, या आप ये कहेंगे मुबहम स्टेटमेंट्स थी, उनको सामने खरे खरे तरीके से, सच्चे तरीके से रख दिया है। बहरहाल स्टोरी की तरफ आते हैं। 3 हिस्सों में मैं इस स्टोरी के ऊपर आऊंगा। स्टोरी इंटरसेप्ट की है। सबसे पहले आपको वो स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिनका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना एनालिसिस कि इस स्टोरी ने किस तरीके से पावर प्ले होना है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले जी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्टोरी इंटरसेप्ट ने की कल मार्च की 9 तारीख को, तकरीबन दोपहर 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम उन्होंने इस स्टोरी को इशू किया। स्टोरी का इशू होना क्या था? ऐसा ही था कि जैसे कोई बम फट गया है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसने स्टोरी को उठाया। पाकिस्तान दोबारा खबरों में आया। बहुत सारे लोगों को, पहले तो पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को समझ नहीं आई कि इस स्टोरी का क्या करना है कई घंटे। उसके बाद उन्होंने अपने जो पंटर थे उनको मार्केट में छोड़ने की कोशिश की, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। मैं आपको बताता हूं कि इंटरसेप्ट की स्टोरी है क्या। इंटरसेप्ट ने स्टोरी कल दोपहर को वो दी है जो पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट लगातार ये कहता रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अमेरिका कहता रहा है कि हमने कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला, और पाकिस्तानी कहते रहे कोई साइफर नहीं था, कोई खास बात नहीं थी। अमेरिका या किसी और ने कोई धमकी नहीं दी थी पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए, या कोई ऐसी डिज़ायर पेश नहीं की थी। और ये इमरान खान ने एक मन गढ़ंत ड्रामा बनाया है सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो लेने के लिए, अपना बयानिया बेचने के लिए और मकबूल होने के लिए। और ये मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई और नहीं कहता रहा, ये पाकिस्तान की इवन मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आई। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो हेड हैं उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के बहुत सारे बिके हुए लफाफों के अंदर रहने वाले सहाफियों की तरफ से भी यही खबरें आई कि ये मुल्की सलामती के खिलाफ एक साजिश है जो साइफर का बयानिया बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अल्लाह की ज़ात आपकी मदद करने आती है तो वो काल कोठड़ी के अंदर भी आपकी मदद करती है।
और यही हुआ है। इंटरसेप्ट की स्टोरी ने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बताया कि अल्लाह अल हक है, इमरान खान सच कह रहा था, बाकी ये सब झूठे थे। आइए स्टोरी की तरफ देखते हैं। सबसे पहले तो आपने कौमी तराना माजरत के साथ कह दिया, जंगी तराना एक सुना था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। तो सबसे पहले तो असद मजीद एक ऐसा पुत्र है जो हटा पर नहीं विकदा। असद मजीद पाकिस्तान का इस टाइम खारजा अमूर का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे पहले वो एम्बेसडर थे, बहुत ही एक वफादार पाकिस्तानी है। काश मैं ये कह सकूं कि काश बाजवा साहब उनसे आधे भी वफादार और तगड़े होते जितने असद मजीद हैं, तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और होती। या काश बाकी लोग असद मजीद की तरह के हो जाएं तो अब पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और होगी। ये पुत्र हटा पर क्यों नहीं विकदा, इसकी मैं पूरी दास्तान आपके सामने रखता हूं और उसके ऊपर तजिया करते हैं। इंटरसेप्ट ने स्टोरी की है जी कि असद मजीद साहब की मुलाकात हुई जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर थे। दूसरी तरफ जो अमरीकी वजारत खारजा के डोनाल्ड लू अपने 2 और मोतबर अफसरान के साथ इनको मिलने आए। फॉर्मल मीटिंग हुई जिसके नोट टेकिंग की गई। ये तो इमरान खान साहब आपको पहले भी बता चुके हैं। 7 मार्च 2022 को ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद असद मजीद साहब जो हैं वो बहुत ही परेशानी में, पैनिक नहीं मैं कहूंगा बिकॉज वो एक दबंग ऑफिसर हैं, बड़े ही उन्होंने परेशानी में पाकिस्तान के अंदर साइफर भेजा। साइफर क्या होता है? साइफर एक कोडेड लैंग्वेज होती है। मसलन अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये लिखना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ऑफ कोर्स इंग्लिश में लिखते हैं आई वांट टू टेल यू, यार आई वांट टू टेल यू दिस स्टोरी यार दिस न्यूज। तो आप इस तरीके से नहीं लिखते, आपके कोड हैं। आई के लिए कोई कोड है, वांट के लिए कोई कोड है, टेल यू के लिए कोई कोड है। तो कोडिंग के साथ वो चीज भेजी जाती है और वहां पर यहां पर कोडिंग करने वाला बंदा भी एम्बेसी के अंदर मौजूद होता है, वो उसकी कोडिंग करता है। वहां पर फॉरेन ऑफिस के अंदर एक अफसर मौजूद होते हैं जो उसको डिकोड करते हैं। तो आप, मुझे नहीं पता वो कोडिंग क्या होगी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, लेकिन हो सकता है कि अगर ये लिखा जाए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो हो सकता है लिखा हो X32YM और ये जो कोड है ये इस पूरे सेंटेंस को बनाता हो। तो वहां पर ये डिकोड होता है साइफर। और ये नॉर्मली तमाम एम्बेसडर भेजते हैं। क्यों कोडिंग की जाती है? ताकि दूसरे मुल्क आपकी कम्युनिकेशन को पकड़ ना लें और पता ना लग जाए कि आप अपने होम कंट्री के साथ आपका एम्बेसडर यहां से क्या शेयर कर रहा है। आप ये सोचें कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर हिंदुस्तान के अंदर होता है उसने भी वहां से इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। तो इसलिए कोडिंग इस्तेमाल करती हैं पूरी दुनिया की एम्बेसियां कि वो सिर्फ उन्हीं के मुल्क को पता, और हर मुल्क का अपना एम्बेसडर ही उनको साइफर भेजता है, कोई और मुल्क उनको साइफर नहीं भेजता। बहरहाल इंटरसेप्ट की ये जो स्टोरी है इसमें वो कहते हैं कि ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर बड़े वाज़े तौर के ऊपर जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने, असद मजीद साहब अब लिखते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस हैं उनको, पहले तो कोडिंग की बात थी, अब तो वो पूरे का पूरा साइफर की डिकोड हुआ साइफर पाकिस्तान से लीक हुआ है और अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट ये मिलिट्री के किसी बंदे ने उनको लीक करके दिया है। अब वो जो साइफर सामने आया है उसकी टेक्स्ट, क्योंकि वो डिकोड होने के बाद है, यहां से भेजा हुआ साइफर लीक नहीं हुआ, वो तो कोडेड था, वहां जाके डिकोड हुआ। डिकोड होके जो उसकी कॉपी प्रोड्यूस हुई वो लीक हुई है और वो इंटरसेप्ट ने जो है वो शाया की है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने सबसे पहले तो एम्बेसडर को यह कहा कि जो पाकिस्तान की यूक्रेन के ऊपर एग्रेसिवली न्यूट्रल पॉलिसी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि पाकिस्तान न्यूट्रल भी रहे तो उसको अग्रेसिव कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, हालांकि न्यूट्रलिटी कभी भी अग्रेसिव नहीं होती। बहरहाल उन्होंने कहा कि पाक पॉलिसी ऑन यूक्रेन जो है वो अग्रेसिवली न्यूट्रल है और ये सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और ये किसी की नहीं। ये डोनाल्ड लू कह रहा है पाकिस्तानी एम्बेसडर को कि हमने अपनी तहकीक की है और हमारे हिसाब से ये सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी है और यूएस और यूरोप जो है वो इसके ऊपर बड़े नाराज हैं, उनके सीरियस कंसर्न्स हैं और आने वाले वक्त में भी बड़े सीरियस कंसर्न्स हमें नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ इमरान खान कर रहा है, ये उसकी पॉलिसी है और दौरा जो उसने किया था मॉस्को का वो भी उसकी अपनी ही पॉलिसी थी, वो उसने खुद से ही वो दौरा बनाया था, वो खुद ही जाना चाहता था और कोई नहीं जाना चाहता। यहां पर आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको आपने मद्देनजर रखना है कि क्यों अमेरिका सोचता है कि ये सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी थी, क्यों अमेरिका ये सोचता है कि ये किसी और की पॉलिसी नहीं थी।
माजरत, क्यों अमेरिका ये सोचता है कि ये किसी और की पॉलिसी नहीं थी, ये इमरान खान की ही अकेले की खालिस्तान पॉलिसी थी। इस पर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जनरल बाजवा, इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा जो हैं वो यूएसए को रॉन्गली फीड करते रहे, इमरान खान के खिलाफ काम करते रहे, और उन्होंने यहां पर लोग हायर किए हुए थे, डॉलर देकर पैसे बंदे हायर किए हुए थे, जिनके थ्रू वो अमेरिका के अंदर मिस इंफॉर्मेशन इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फैलाते रहे और यहां पर ये बताने की कोशिश करते रहे कि मैं या मिलिट्री आपके खिलाफ नहीं है अमेरिका के, हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, इमरान खान आपके खिलाफ है। ये इमरान खान साहब समझते हैं और उन्होंने इसका इजहार भी कई दफा किया है। बहरहाल जो एम्बेसडर असद कहते हैं, वो लिखते हैं फॉरेन ऑफिस को कि जी उन्होंने ये कहा कि ये जो आपकी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी, आप गैर जानबदार रहना चाहते हैं, आप रशिया के खिलाफ नहीं होना चाहते और ना आप अमेरिका के साथ होना चाहते हैं, आप दरमियान में रहना चाहते हैं, तो आपकी ये जो पॉलिसी है ये बहुत खतरनाक है, एग्रेसिव है, हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर उन्होंने दूसरा एतराज किया कि पाकिस्तानी जो इमरान खान है, उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में, एक इज्तिमा में, एक जलसे में कह दिया हम कोई गुलाम हैं जो आपसे पूछ के करें जो आपने करना है, हम अपनी मर्जी खुद करेंगे, हम अपने मुल्क की इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेंगे। ये भी डोनाल्ड लू ने बड़ा सख्त कंसर्न इसके ऊपर शो किया, जिसके जवाब में यहां पर एक दफा मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, असद मजीद हटाते नहीं विकदा। असद मजीद की जगह पर कोई और होता, शायद मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ होते, माजरत के साथ तो लेट जाते। असद मजीद ने तगड़े तरीके से आगे से ये कहा कि हजूर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान कभी भी फॉरेन पॉलिसी के काम जो हैं वो पब्लिक के अंदर नहीं करता, पाकिस्तान बहुत सीरियस मुल्क है। हमारे वजीर आजम को ये स्टांस इसलिए लेना पड़ा कि जो यूरोपियन एम्बेसडर थे इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने तमाम सफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए, एक तरफ रखते हुए, सफारती आदाब की खिलाफवर्जी करते हुए एक पब्लिक लेटर इशू कर दिया कि पाकिस्तान को रशिया की मुखालफत करनी चाहिए यूक्रेन के हमले के ऊपर। इसलिए हमारा वजीर आजम होता या भले अमेरिका का या किसी और मुल्क का होता, इन हालात में उसे पब्लिक में जाके अपना स्टांस देना पड़ना था। तो वजीर आजम साहब ने ये जो कहा कि हम कोई गुलाम हैं, हमने अपनी पब्लिक पॉलिसी रखनी है, ये वजीर आजम का शौक नहीं था अवाम के साथ बात करने का, ये यूरोपियन एम्बेसडर ने सफारती आदाब की खिलाफवर्जी की, इसलिए किया। वाह असद मजीद वाह, खुश कर दिया एक पाकिस्तानी होने के नाते। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपकी मां ने आपको पाकिस्तान में पैदा किया और तुसी हटाते नहीं विकदे। अगली बात असद मजीद बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या ये जो आपको गुस्सा है डोनाल्ड लू साहब, जो आप अपनी इतना ज़्यादा आप परेशानी का अमेरिका की तरफ से इजहार कर रहे हैं, ये जो हमने न्यूट्रलिटी रखी है, वोट यूएनजीए के अंदर हमने वोट नहीं दिया, उसकी वजह से है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने मॉस्को का विजिट किया है, रूस का विजिट किया है, ये उसकी वजह से है। ये सारी की सारी फसाद की जड़ जो है वो मॉस्को का विजिट है। उन्होंने फिर आगे असद मजीद कहते हैं कि मुझे डोनाल्ड लू ने यह कहा कि आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister। वो कहते हैं कि अगर जो इमरान खान के खिलाफ, ये 7 मार्च को हो रही है, अभी टेबल नहीं हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप देखिए ये 7 मार्च 2022 को डोनाल्ड लू कह रहे हैं असद मजीद को, वो असद मजीद मैं बार बार कहूंगा रेपिटेशन के एक्सपेंस पे और आप मुझे माफ करेंगे, जो हटाते नहीं विकदा, उस असद मजीद को कह रहे हैं कि असद मजीद साहब, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो आ रहा है वो अगर कामयाब हो गया, सक्सीड हो गया, तो सारा कुछ माफ तो आनू, ये जो रशिया का विजिट हुआ है, ये जो हमारा गुस्सा है, ये जो हम परेशान हैं, सब माफ। आपको आम माफी का ऐलान पाकिस्तान के लिए अमेरिका करेगा वाशिंगटन में, क्योंकि रशिया का जो दौरा है उसको ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इमरान खान कर रहा है, पाकिस्तान में और किसी का कसूर नहीं है, एक ही मुजरिम है इस चीज का जिसका नाम इमरान खान है, एक ही है जो काबू नहीं आ रहा जिसका नाम इमरान खान है, एक ही है जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहता है उसका नाम इमरान खान है। तो क्योंकि ये उसका किया धरा है, अगर कामयाब कर दिया, उसको हटा दिया, तो फिर आपको आम माफी है। लेकिन आगे वो कहता है अदरवाइज जे इंज ना होया, आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। इहदा पंजाबी तर्जमा यह होगा कि फिर तुहानू असीं तुन के रख देंगे, माजरत, या इसका उर्दू में तर्जमा होगा कि फिर आपके लिए बड़े सख्त हालात होंगे आगे। तो उसके बाद
वो असद मजीद साहब कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास में है सारी बातें, जो आम लोग इस बात को नहीं समझते वो ये कि असद मजीद साहब अपनी तरफ से बात नहीं करते। जब कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाए तो उसका ये बाजी मरियम के लिए भी है और बाजी मरियम औरंगजेब के लिए भी है, ये सब नलायक बाजियां आस्ते, क्योंकि पढ़ियां तो है नहीं, उन्होंने पता होवे ਜਦੋਂ कोई शै इन्वर्टेड कॉमास ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी जाती है तो स्टाइल मारन वास्ते नहीं लिखी जाती, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि ਉਹ स्टेटमेंट हू बहू लफ्ज बलफ्ज उस बंदे दी है, मैं अपने कोलों कुछ ऐड नहीं कर रहा। तो असद मजीद साहब इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं पूरे मोहतात होके, क्योंकि नोट लिए हुए थे कि ये मेरा इसमें कोई लफ्ज शामिल नहीं, हू बहू एज इट इज डोनाल्ड लू साहब ने ये बात कही है। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने तवक्कुफ लिया एक, रुके डोनाल्ड लू, और उन्होंने आगे कहा और एंड देन ही सेड आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन बाय यूरोप बट आई सस्पेक्ट देयर रिएक्शन विल बी सिमिलर। मुझे नहीं पता कि यूरोप वाले, मैं कुछ खास नहीं कह सकता कि यूरोप वाले क्या करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, पर मुझे लगता है वो भी हमारी तरह ही रिएक्ट करेंगे। आप माई बाप हैं पूरी दुनिया के, आप ही की तरह उन्होंने रिएक्ट करना, उनकी क्या मजाल है बेचारों की किसी और तरह से रिएक्ट करें। और उसके बाद उन्होंने कहा, यहां इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गए बाजी मरियम, आप आजकल चाय के मग बेचना शुरू हो गई है कॉफी के, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गए, अब आगे बात हो रही है। ही देन सेड दैट, अब फिर शुरू हो गए इन्वर्टेड कॉमा, honestly I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and the United States। वो कहता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी जिम्मेदारी नाल दस रहा, अगर इमरान खान ही वजीर आजम रहा तो उन्होंने असी कला कर देंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं करेगा ना अमरीका तो ना यूरोप तो। दूजे लफ्जां दे विच यही कहने का मतलब है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब फिर तुहाडा पाकिस्तान कंट्री हो गई ना। सो डोनाल्ड लू बता रहा है कि अगर वो बाहर ना निकला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो फिर आइसोलेशन में चला जाएगा, इमरान खान कोई इंगेज नहीं करेगा। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान वाज़े तौर पर बता दिया कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। इसके जवाब में जो है वो असद मजीद वो पुत्र जड़ा हटां ते नहीं विकदा, वो पूछता है कि जो वो बताने की कोशिश करते हैं असद मजीद कि जो मॉस्को का विजिट है, अब मैं इसलिए कह रहा हूं असद मजीद को कि पुत्र हटां ते नहीं विकदा कि वो उस लेवल पे भी पाकिस्तान का दफा कर रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर से उसके वजीर आजम के खिलाफ ताकतवर तरीन इंसान साजिश कर रहा है, उस वक्त असद मजीद कौम का बेटा जो यहाँ एम्बेसडर है वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है। बहुत शुक्रिया असद मजीद साहब, मैं लगी लिपटी के बगैर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। असद मजीद कहता है कि मॉस्को का जो विजिट था हजूर, वो इमरान खान का अकेले का फैसला नहीं था, वो सारे इदारों की उसमें फीडबैक थी, हमारे सारे सिस्टम की फीडबैक थी। आगे अफगानिस्तान के हालात आपको पता है, अमेरिका वहां से निकल रहा है और निकल गया है। इन हालात के अंदर अफगानिस्तान में अमन की बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से रूस एक मेजर प्लेयर है। हम रूस के साथ, क्योंकि हमारी आपकी वजह से दहाइयों से हम अमेरिका के साथ थे और रूस के साथ हमारी मुखालफत थी। अब उन हालात के अंदर जब अमेरिका वहां से निकल गया है तो हम रूस के साथ अपनी बातचीत के दरवाजे खोलना चाहते हैं, ताकि अफगानिस्तान के मैटर के अंदर हम जो वहां की प्लेयर हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में ले सकें। तो ये अकेले इमरान खान का ये मामला नहीं है, ये सबका इकट्ठे मामला है। तो और साथ असद मजीद ये भी कहता है जस्टिफाई करने के लिए कि कल्ला इमरान खान तो नहीं सी गया हजूर। ठीक है, इमरान खान माड़े मुल्क का वजीर आजम है, तुसी चौधरी हो, लेकिन वहां पर तो यूरोप के दूसरे मुल्कों के भी जो है उन दिनों में लोगों ने विजिट किया रशिया को। तो उस पर डोनाल्ड लू कहता है कि नहीं नहीं, इन दो चीज़ों को आप कंपेयर ना करें। वो जो दूसरे लोग थे वो तमाम के तमाम गए थे सुलह कराने यूक्रेन की और रशिया की। आपका दौरा जो है वो खालिस्तान जो है रशिया का था, बायलेटरल था, जिस पर फिर वो पुत्र जो हटा पर नहीं विकदा, असद मजीद आपका एम्बेसडर दोबारा लेटता नहीं है, दोबारा खड़ा होकर डोनाल्ड लू को कहता है कि लेकिन मेरा वजीर आजम जो वहां गया था वो तो यूक्रेन पर हमला होने से पहले गया था, और दूसरी बात यह कि उसने तो वहां रशिया के अंदर खड़े होकर कहा था कि मैं कभी जंगों को सपोर्ट नहीं करता। इमरान खान ने तो हमेशा कहा कि पीस को चांस मिलना चाहिए, जंग को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? उसके जवाब के अंदर जो है वो जो डोनाल्ड लू हैं वो उनको इसका कोई जवाब नहीं देते, बात बदल देते हैं। और साथ असद मजीद ये भी कहते हैं कि हजूर हमारे से तो आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल खड़े हो जाए अमेरिका के साथ और रशिया के खिलाफ बयान दे दें, और इंडिया से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के साथ वो भी तो यही बयान दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं, वो भी तो यूक्रेन के मामले में जो है वो बिल्कुल मोहतात हुए हैं, ना वो रशिया की तरफ जा रहे हैं ना आपकी तरफ, वो भी अपना इंडिपेंडेंट स्टांस रख रहे हैं, न्यूट्रल रह रहे हैं।
उन पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर डोनाल्ड लू साहब मखमसे से होकर कोई खास जवाब नहीं देते और कहते हैं कि इंडिया के मामलात को हम जो है ना वो देखते हैं चाइना के पर्सपेक्टिव से, और इंडिया के स्टूडेंट जब वहां से निकल जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि इंडिया खुलकर आ जाएगा यूक्रेन के खिलाफ, जो कि आज के दिन तक नहीं आया। दिस पॉइंट इज आल्सो टू बी नोटेड। उसके बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं असद मजीद, जेड़ा पुत्र हटाते नहीं विकदा, वो डोनाल्ड लू से पूछता है कि ये जो कुछ हुआ, मैंने आपको बताया है कि ये प्राइम मिनिस्टर का अकेले का नहीं था और प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं चाहते, ये सबसे मशवरा करके एक लंबी, डोनाल्ड लू कहता है कि ये जो ओलंपिक्स हुआ था ना बीजिंग में, वहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पुतिन की मिलने की कोशिश हुई थी जो नाकाम हुई, और उसके बाद ये जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये दौरा किया। तो उस पर पुत्र हटाते ना विकनाला असद मजीद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कई सालों से हम इसे प्लान कर रहे थे और ये दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं प्लान किया, सब ने मिलकर किया है। उसके बाद जो डोनाल्ड लू है वो उनको स्टिक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी देता है। मीन वो कहता है कि अगर ते इमरान खान को हटा दोगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा, इनाम मिलेगा, ते जे नहीं हटाओगे फिर तुन के रख देंगे, फिर लाठियां पैणगियां तो। सो कैरेट एंड स्टिक जिसे कहते हैं, धमकी भी देता है और साथ इनाम की पेशकश भी करता है। ये अखबार लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इंटरसेप्ट कह रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी थी। उसके बाद जो असद मजीद हैं वो पूछते हैं कि अच्छा चलें, मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे कोई ना कोई चीज़ें अब वाजे हो गई होंगी, और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने दौरा रशिया का किया, आपको पता है कि हम तो यूक्रेन की जंग को सपोर्ट नहीं करते, हम न्यूट्रल हैं, तो अब आपके खदशात जो हैं वो थोड़े कम हुए होंगे। उस पर डोनाल्ड लू कहता है बिल्कुल भी नहीं, डेंट पड़ चुका है, पंजाबी जी कहते हैं चिब पै गया है, साढ़े ਤੁਹਾਡੇ रिलेशनशिप ਦੇ ਵਿੱਚ दराड़ पै गई है। अब ये इमरान खान जाएगा ही तो मामला ठीक होता मुझे नजर आ रहा है, अगर वो रुका तो फिर देखेंगे, फिर हमें शायद ये बड़ा हेड ऑन मेन फिर टुड्डा वजनगियां, पंजाबी कहते हैं सिर नाल सिर वजेगा, फिर हम अपना ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको बड़े खुले तरीके से हेड ऑन कोलिजन होगी, हेड ऑन हम आपके साथ टेक करेंगे इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को साथ। अब असद मजीद साहब जो हैं उसके बाद, क्योंकि वो एक बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट थे, आजकल वो सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, वो इसके ऊपर फिर अपनी असेसमेंट देते हैं। ये तमाम केबल जो भेजते हैं वो इसके ऊपर एक असेसमेंट भी नीचे अपनी देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इतना खुलेआम, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कि बाजू ऊपर करके दोनों खुली धमकी दी है डोनाल्ड लू साहब ने, ये किसी भी सूरत अमेरिका के जो हाईएस्ट ऑफिस व्हाइट हाउस है उसकी अप्रूवल के बगैर नहीं दी। इसका मतलब है कि एक इस लेवल का जो ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका के वजारत खारजा का, वो कभी भी इतनी सख्त जुबान और इतना आउटराइटली पाकिस्तान के जो मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, उनके अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या प्राइम मिनिस्टर को हटा दें तो माफी मिल जाएगी, नहीं हटाएं तो नहीं मिलेगी, ये बातें वो नहीं कर सकता जब तक व्हाइट हाउस का आशीर्वाद, अप्रूवल उसके पास ना हो। और जेड़ा पुत्र हटाते नहीं विकदा गैरतमंद है, मेरे ख्याल में उसके अंदर तमाम वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, गैरत वाले सेल, टेस्टोस्टेरोन सारे ही पूरे थे असद मजीद के अंदर। उसने फिर आखिरी लाइन ये भी लिखी कि ये क्योंकि मामला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मेरे ख्याल में आपको फौरी तौर पर जो अमेरिकी एम्बेसी का वहाँ पर हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर तो उन दिनों था नहीं, उनको बुला के वार्निंग दी जाए, डिमाश किया जाए, नापसंदीदगी का इजहार किया जाए कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर सफारती मुदाखलत हो रही है। ये असद मजीद भेजते हैं। अब यहां से आगे से मेरा एनालिसिस शुरू होता है। ये अखबार में आज स्टोरी फाड़ी है, अब आगे से मैं आपको बताता हूं। जब ये पहुंचता है तो ये मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूं जिसका मुझे पता है। ये इमरान खान साहब से छुपा लिया जाता है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से छुपा लिया जाता है। फिर शाह महमूद साहब को टिप करता है, मुझे नहीं पता वाशिंगटन से कौन करता है, शाह महमूद साहब को वाशिंगटन से एम्बेसी से कोई बताता है कि हमने कुछ भेजा था, वो आपने पढ़ा है? कहते हैं क्या भेजा था, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा से वो साइफर निकलवाते हैं। जब वो साइफर निकलवाते हैं तो वो भागते हुए इमरान खान के पास पहुंचते हैं। इमरान खान देखते हैं तो वो कामरा के अंदर जहां पर एयरफोर्स के जहाज़ों की एक नुमाइश थी जो चाइना से लिए गए थे, वहां वो जनरल बाजवा से बात करते हैं। जनरल बाजवा जो हैं वो कहते हैं कि अभी इसको रहने दें, जो एक अभी हमारे यहाँ एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है टूवर्ड्स 20 और 25 के दरमियान में
मार्च के, उसको हो लेने दें, उसके बाद इस पे बात करेंगे। 27 मार्च को फिर इमरान खान जब देखते हैं कि इसमें तो बाजवा साहब खुद ही मिले हुए हैं, इनसे क्या बात करनी है और क्या पूछना है, तो वो फिर रावलपिंडी के अंदर एक इस्लामाबाद के अंदर ही परेड ग्राउंड में जलसे के अंदर वो कागज़ लहराते हैं और कहते हैं इमरान खान ने कागज़ लहराया, बहुत बुरा किया। याद रखें भुट्टो साहब ने भी ऐसे ही कागज़ लहराया था और ये कहा था कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई, और उसके बाद भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ वो आप सबको पता है। हाँ, फ़र्क यह है कि भुट्टो साहब ने वो कागज़ बाद में उसकी तफसीलात सामने नहीं रखी थी। इमरान खान क्योंकि ज़्यादा अवामी लीडर थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो नवाज शरीफ साहब की तरह अनपढ़ और जाहिलाना पॉलिटिक्स नहीं करते थे और वो सिर्फ करप्शन पे ध्यान नहीं देते थे, पढ़ा लिखा आदमी था। उन्होंने जो अक्लमंदी की वो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों आर्मी चीफ होते हैं, चेयरमैन ज्वाइंट होता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर है, आपके दूसरे की मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, वहां पर इसको सामने रखा जाता है और पूछा जाता है कि हजूर ये क्या है, मुदाखलत है या साजिश है। वहां माना जाता है कि ये तो बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल हुई है, जनरल बाजवा साहब भी मानते हैं, सारे मानते हैं, और जो असद मजीद जेड़ा पुत्र हटाते नहीं विकदा उसकी जो रिकमेंडेशन होती है कि डिमार्श किया जाए वो डिमार्श किया जाता है। इमरान खान को पता होता है कि कल को इस बात को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है। वो कैबिनेट की आखिरी दिन मीटिंग करता है, इस साइफर को डी क्लासिफाई करता है, उसके बाद इसे कैबिनेट के सामने रखता है, उसके बाद इसी साइफर को जो पार्लियामेंट है उसको ब्रीफिंग इन कैमरा दी जाती है, फिर इसी साइफर को आपका जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है और ये तमाम काम इमरान खान अपने जाने से पहले पहले कर देता है। ना करता तो कैसे मानना था, किसी ने नहीं मानना था। बहरहाल आगे देखते हैं हुआ क्या। इमरान खान करना क्या चाहता था इस सारी में? इमरान खान सिर्फ वो पॉलिसी लेना चाहता था जो हिंदुस्तान ले रहा था, बांग्लादेश ले रहा था, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो बांग्लादेश अपने फायदे की सोचता है, हिंदुस्तान अपने फायदे की। लेकिन आपने देखा कि अभी इमरान खान दफ्तर के अंदर बैठे ही हुए थे कि जनरल बाजवा साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम यूक्रेन की जो इन्वेजन है उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। जाहिर बात है इमरान खान भी जंग की मुखालफत कर रहे थे और वो हमेशा करते हैं, लेकिन वो किसी मुल्क की तरफदारी नहीं करना चाहते थे, न्यूट्रल रहना चाहते थे। तो इमरान खान की पॉलिसी ये थी, बाजवा साहब की पॉलिसी उससे फर्क थी। तो आपको फिर ये समझ भी आ गई होगी कि ये सारी कार्रवाई पीछे से कौन कर रहा था। अब आगे मैं बात आपको बताता हूं। अब क्योंकि इमरान खान में रस्सी डाल गया था गर्दन में, इमरान खान ऐसा इंतजाम करके गया था जिससे निकल नहीं सकते थे। मैंने बताया ना कि वो निहारी के नशे में तो वो काम करते नहीं थे, दिमाग से काम करते थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से भी अलामिया जारी करवा चुके थे, डिमार्च भी हो चुका था, कैबिनेट में भी जा चुका था, पार्लियामेंट को ब्रीफ हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका था, अवाम से भी शेयर कर चुके थे। अब इस सारे कट्टे को बांधना था। उसको बांधने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है वो मीटिंग बुलाई। उसके अंदर असद मजीद जेड़ा पुत्र हटाते नहीं विकदा उसको बुलाया गया। उसको पूछा कि जी ये आपने भेजा है, क्या ये सच है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच है, जो मैंने सुना जो हुआ वो मैंने। उन्होंने कहा आपने ज्यादा सख्त जुबान नहीं कर दी कि इनको डिमार्च किया जाए, जो आपकी असेसमेंट है? उन्होंने कहा हजूर जितना मैं समझता हूं डिप्लोमेसी को, जितना मैं पाकिस्तान का फायदा समझता हूं एज एम्बेसडर, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसका एक एक लफ्ज सच है और मैं इसकी पूरी ओनरशिप लेता हूं। अब पहली कोशिश तो ये थी कि असद मजीद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, पुत्र जेड़ा चलो हटाते ना बिके, किसी नुमाइश में बिक जाए। लेकिन उस पुत्र ने क्या, ना मैंने किसी प्रेशर में बिकना है, ना मैंने किसी हट्टी पर बिकना है। तो असद मजीद ने जब इनकार कर दिया और कहा कि ये सब कुछ सच है, तो फिर एक फरसूदा सा नया अलामिया निकाला जिसमें कहा साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। अब इसको मैं क्या कहूं, उसके ऊपर बहुत बहुत मजेदार मीम्स और फिर बाद में तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब अगली बात करते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और यह भी कहा कि डोनाल्ड लू के जो अल्फाज थे वो इनएप्रोप्रिएट थे। आज जब यह खबर आई तो अल्लाह दी शान राणा सनाउल्ला ने इस पर कमेंट की, राणा साहब कुछ ख्याल करो। तो आनू ये भी नहीं पता होना इंटरसेप्ट किनू कहते हैं। तुसी मेरा ख्याल यही समझिया कि पुलिस किसी को इंटरसेप्ट कर रही है। तुसी अपना काम करो, जेडे कमी तुहानू लाया, लोगों के कपड़े शपड़े लाओ, उन्होंने कुट शुट चढ़ाओ। सो राणा साहब ने सीधा ही ट्वीट दाग दिया। सारी बातें किसी ने लिख के दिया, उन्हें खुद तो वो ये काम नहीं कर सकते ना बेचारे, उनको ये ट्वीट किसी ने लिख के दिया और उन्होंने ये इसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि
इस स्टोरी में कुछ नया नहीं है, फजूल स्टोरी है इंटरसेप्ट की, कुछ नया नहीं है और पुरानी बात यह जो दोबारा हुई है तो कुछ ऐसा नया नहीं है। और साथ एक और चीज़ दाग दी कि अगर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये साइफर जो अखबार तक पहुंचा है तो एक ही कॉपी थी जो इमरान खान के पास गुम हो गई, बाकी सारी तो मौजूद हैं, तो यही कॉपी वहां पहुंची है। अच्छा जी, आजकल कॉपियां सिर्फ हार्ड कॉपी पहुंचती है, ये आपके फॉरेन ऑफिस से या किसी और जगह से तस्वीर लेके फोन पे अखबार को नहीं भेजी जा सकती थी उसी पेज की। पर राणा साहब दे इन्ना पता हो राणा साहब ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ किस गल ਦੀ ਸੀ। पर राणा साहब ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ, वहां के एडिटर ने जवाब मीन कान के नीचे जवाब दिया एडिटर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हजूर अगर ये झूठी है तो फिर आपको मुसीबत क्यों पड़ी हुई है, फिर आप इमरान खान पर जो सीक्रेट एक्ट क्यों लगाना चाहते हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हैं, अगर साइफर ही झूठा है तो आप इतनी तावीलें क्यों दे रहे हैं, अब इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं वहां से गायब हुआ और यहां से गायब हुआ, एक तरफ आप इसे झूठा कह रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं ये कॉपी वहां से गायब हुई होगी। अब राणा साहब ने ना तो अंग्रेजी अपने वाली आप लिखी सी ਤੇ ਨਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਰਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ट्वीट लिख के ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਹਰੇ लिख के देणगे तो साडा मुंडा ट्वीट कर देगा। बहरहाल ये बात यहाँ आ गई। अब मैं आपके सामने फाइनल एनालिसिस रखता हूँ, ये काफ़ी लंबा हो गया हमारा पूरे का पूरा जो है वीलॉग, नॉर्मली मैं इतना लंबा करता नहीं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये रखता हूँ कि आप एक बात सिर्फ इसमें यह देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने किया क्या। सबसे पहले तो हुकूमती लेवल के ऊपर यहां पर किस तरीके से डिनाई किया गया स्टेट डिपार्टमेंट ने, और वहां पर वो आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो 2 नंबर किस्म के सहाफती ताइफे हैं उन्होंने क्या कुछ किया। ये तवाइफ और ताइफे में फ़र्क होता है, ये ज़हन में रखिएगा, बाद में ये ना कह दीजिएगा मैंने तवाइफ कहा। जो ताइफे हैं मसलन सलीम साफ़ी जैसे, उन्होंने कहा आज तक अमेरिका से या किसी बैरूनी मुल्क से कोई साइफर नहीं आया किसी एम्बेसडर की तरफ से, अगर आया हो तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तुसी नहीं छड्डनी, ना तुसी कदी बेशर्मी छड्डनी है ते ना तुसी माजरत दे नाल कदी इहो जी गंदी सहाफत छड्डनी है। सो आपने नहीं छोड़ी, अब तो साइफर लीक हो गया, अब तो सामने आ गया। सो पहले ये कहा गया ये साइफर झूठ है, कोई साइफर है ही नहीं, सारा ड्रामा इमरान खान ने खुद बनाया, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये पहला नैरेटिव था। उसके बाद ये कहा गया कि साइफर है लेकिन उसमें साजिश नहीं है, मुदाखलत है, फिर वो बयानिया बनाया गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया बाजी मरियम, तो क्योंकि इमरान खान ने इन्हीं के बारे में कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरे कोशिश नहीं करते। बाजी मेरी तो पता है मेडिकल कॉलेज तो कट दी गई सी, बाजी सिर्फ चंगे कपड़े पांदी है, बाजी ब्रांडेड चीज़ां फटदी है, ब्रांडेड बैग फटदी है, और बाजी दियां जिहड़ियां सहेलियां ने, मैं ये कह सकदा बाजी दियां जिहड़ियां कनीज़ां ने वो नाल बैग शैग फड़ के फिरदियां ने ब्रांडेड, और बाजी नूं एडा पता तो नहीं हुंदा। बाजी ने भी एक बयान दे मारिया, बाजी ने कहा देखे ना इमरान खान ने कितनी बड़ी ज्यादती की है, अब कोई दूसरा मुल्क हमें कभी साइफर नहीं भेजेगा। बाजी नूं फिर लोगों को दसना पिया कि बाजी ये अपना मुल्क ही अपने आप नूं साइफर भेजदा है, मीन अपना अंबैसडर ही भेजदा है, कोई और नहीं भेजदा। सो डोंट वरी, साडे अंबैसडर हजे भी भेजते रहणगे। अच्छा जी, सो ये बयानिया बनाया गया कि कोई साइफर नहीं है, कुछ नहीं है, ये पहले बयानिया बनाया गया। फिर है साजिश नहीं थी, मुदाखलत है। और अब क्या हुआ जब ये स्टोरी आ गई, पाकिस्तान की बहुत ही मायनाज जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्टों में से उनका शुमार होता है आरिफा नूर साहबा। डॉन लीग की स्टोरी जो थी वो भी उन्होंने की थी, आपको याद होगा। उन्होंने नहीं की थी एग्जैक्टली, लेकिन वो उस टीम का हिस्सा थी। बड़ी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। उन्होंने आज लिखा कि क्या बदकिस्मती है, पाकिस्तान के जो मीडिया की थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो भी ख़त्म कर दी जा रही है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी स्टोरी हुई है और पाकिस्तान में हमें इजाज़त नहीं है कि हम टीवी पे उस पर बात करें। थोड़ी देर में सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट आ गए जिसमें यह नज़र आया कि मौजूदा रजीम ने सहाफ़ियों को कहा है अस्सलाम वालेकुम, ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी आई साथ लिंक भी भेजा, इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, बाकी किसी पे भी नहीं करनी। मैं यानी शायद हूं कि इमरान खान को भी बहुत ताकतवर हलकों ने बहुत बार कहा कि आपने साइफर पे बात नहीं करनी, आपने साइफर पे बात नहीं करनी, इस पर से रोका जा रहा था। बहरहाल ये स्टोरी आई, इससे इमरान खान सच्चा साबित हुआ, इमरान खान का सच सबके सामने आ गया। और इस पर भी हम सबका यकीन कि अगर इंसान सच्चा हो तो फिर वो काल कोठरी में भी हो तो अल्लाह की ज़ात उसे जो है वो अपनी मदद भेजती है। पाकिस्तान के जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर झूठ बोले गए और जितनी भी गलत बयानियां स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल से की गई, या तो अब इन लोगों को इस साइफर को डिनाई करना पड़ना है
और या फिर इन लोगों को अब मानना पड़ना है कि कौम को कितना बेवकूफ़ बनाया। दूसरी बात, आज़म खान साहब का बयान, साइफर, ये सारी कहानियां में बेची गई। इसके आने के बाद अब वो सारा भी, उस सब का भी बिस्तर गोल हो गया, अब वहां से भी कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी बात आपके सामने मैंने ये रखनी है कि दोबारा सोचिए, सब पुत्र इससे मुल्क दे ने, इको जियां मावां ने सारे पुत्र जम्मे ने। एक पुत्र जिहड़ा वो वकील बन जाता है, एक जज बन जाता है, एक पुत्र ब्यूरोक्रेसी चला जाता है, एक पुत्र जर्नलिस्ट हो जाता है, एक पुत्र फौजी बन जाता है, तो एक पुत्र सियासतदान बन जाता है। ये सिर्फ कोई एक ही पुत्र नहीं ਜਿਹੜੇ ਹੱਟਾਂ ਤੇ नहीं विकते, वो पुत्र कोई भी हो सकता है। तो इस वारी असद मजीद सी ਜਿਹੜਾ ਹੱਟਾਂ ਤੇ नहीं विकया। अनफॉर्चुनेटली बहुते सारे पुत्र तो इस धरती से विकी जाते हैं, लेकिन असद मजीद वर्गा कोई पुत्र है ਜਿਹੜਾ इस धरती वास्ते नहीं विकता, खड़ा होंदा है। असद मजीद साहब, तुहाडी मां नूं सलाम, तुहाडे प्यो नूं सलाम, तुहाडे वड्डियां नूं जिन्हां ने तुहाडी ये तरबियत की है उन्हां नूं सलाम। असीं तुहाडे मकरूज हैं कि तुसीं कौम नूं इस सच जिहड़ा पहले पहुंचाया, फिर डट के उहदी हिफाजत की और अपने ते सारा प्रेशर लिया, लेकिन पिछे नहीं हटे। अल्लाह तुहानू इज्जत भी देवे, लंबी जिंदगी भी देवे और तुहाडी हिफाजत करे। और इसके साथ साथ मैं तमाम अपने दोस्तों को जिनके पास ताकत है उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी हक होना चाहिए, पाकिस्तानियों के पास भी हक होना चाहिए कि वो सच जाने कि उनके आला ईवानों के अंदर कैसे फैसले होते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, क्या वोट जिनको वो डालते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनाता है या कोई और बनाता है। वाशिंगटन के अंदर अब तो हसैन हकानी साहब ने भी मान लिया और व्हाइट हाउस के तर्जमान ने भी किसी हद तक मान लिया ये सारी इसकी इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद। तो झूठ बड़ा बुरा बेनकाब हुआ है। हकानी साहब ने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इससे यही समझा जा सकता है कि अगर इमरान खान को हटा दिया तो अमेरिका के तल्लुकात अच्छे होंगे, ना हटाया तो अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ ही बहुत लंबा हो गया वीलॉग, लेकिन आपके सामने रखना चाहता था कि ये हुआ क्या, ये क्यों इतनी बड़ी स्टोरी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है वो मेरे ख्याल से जनरल बाजवा साहब हुए हैं। काश वो ये रास्ता ना लेते, काश वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको अपने फैसले करने देते, पाकिस्तानी कौम को अपने फैसले करने देते, तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।